हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का मेरे इस शो केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट्स हमारी पहली मुलाकात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के इस चैनल पे हुई थी, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट हमें मिला और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, जिनको देख करके मेरी जो आपके प्रति वर्क करने की जो एनर्जी हो गई जस्ट डबल हो गई। डबल ट्रिपल मीन्स मल्टीप्लाई हो गई। इतना ना हो गया कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूं, आप सभी को बता नहीं सकता, जिसको लेकर के मैं आज ये सारी चीजों को लेकर मैं एक फिर अगले टॉपिक को लेकर नए वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर हूं। तो आइए हमारी क्लास को, अगली क्लास को कंटिन्यू की जाए। आज की क्लास ऑर्गेनिक की दूसरी क्लास, आज की क्लास ऑर्गेनिक के नाम, आज की क्लास जो हमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोगों ने बात की थी। माइकल इंजिन चैपरूल तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा था। और स्टूडेंट्स आज की जो क्लास होने वाली है बेहद खास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्या है कि आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की जो केमिस्ट्री है, जो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, क्योंकि वो चीज़ें जैसे ही आएंगी आपको पता चलेगा कि वो आपकी चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट थी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए, जो आज की हमारी क्लास है, आज की क्लास हम लोग यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम लोग बात कर रहे हैं 1828 से बात कर रहे हैं। 1828 में फेडरिक वोलर नामक एक साइंटिस्ट ने अपने सामान्य प्रायोगिक विधि से, अपने सामान्य प्रयोगशाला विधि से एक प्रथम के बाद वाला द्वितीय कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। लैबोरेटरीज मेथड से प्रयोगशाला में प्रिपेयर किया था, जिसका नाम था यूरिया। ये वही यूरिया है जिसकी हम बात करते हैं। हम सारे स्टूडेंट्स को पता है यूरिया क्या है, और यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो अकार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण से प्राप्त होता है, उनके सिंथेसाइजेशन से प्राप्त होता है। तो बाबू आइए हम लोग बात करते हैं हमारी जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बात किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है 1828 में जो इसकी हिस्ट्री मिलती है हमें फेडरिक वोलर के द्वारा, ये प्रयोगशाला में टेक्निकल उपयोग करते हुए अकार्बनिक पदार्थों से यूरिया का संश्लेषण किया। यह जो है यूरिया अमोनियम ऑक्सलेट के बाद बनाया गया था, मीन्स अमोनियम ऑक्सलेट के बाद बनाया जाने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा कार्बनिक यौगिक है, जिसका नाम है यूरिया। तो ये यूरिया जो है इसकी हम बात करेंगे, इसके कैसे आपके जो यूरिया है इसकी जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी, इन सब की हम बात करेंगे। इसके मेथड्स देखेंगे, लैबोरेटरीज मेथड देखेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसकी भी बातें हम करेंगे और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ से बात करेंगे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखेंगे हम सभी कि जो हमारी ये है यूरिया की सिंथेसाइजेशन है वो कैसे की गई, कैसे हुआ। तो हम लोग बात करेंगे कि इन 1828 फेडरिक वोलर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो यूरिया थी उसको सिंथेसाइज किया गया फेडरिक वोलर के द्वारा 1828 में यूजिंग कॉमन लैबोरेटरीज टेक्निक। उसमें उन्होंने जस्ट एक सामान्य प्रायोगिक विधि, उनकी सामान्य एक प्रायोगिक जो तकनीक है उसको उपयोग करके जस्ट दो अकार्बनिक यौगिकों को गर्म करके, बस ये एक सामान्य तकनीक है, एक कॉमन टेक्निक है जिसको यूज करके उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया था। इसीलिए बताया जाता है कि जो यूरिया है इट वाज द सेकेंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मीन्स यूरिया वाज द सेकेंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स to be produced synthetically in a laboratories after the अमोनियम ऑक्सलेट की हम बात कर रहे हैं।
मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो अमोनियम ऑक्सलेट के बाद अगर कोई जो दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया गया लैबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वो आपका यूरिया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें फेडरिक कोलर के द्वारा मिलती है। तो आइए अब अगली हम पॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं, अपनी अगली पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो अगली पॉइंट्स है इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग रंजक के रूप में, हम लोग ऑर्गेनिक डाई के रूप में अगली हमारी एक्सप्लेनेशन है। अगली जो हमारी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतिहास की हम बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बनिक रंजक की बात की गई थी 1857 में, 1856 ईस्वी में विलियम पर्किन ने जस्ट एक एक्सीडेंटली मीन्स बाय जस्ट एन एक्सीडेंट विलियम पर्किंस ने गलती से एक कार्बनिक रंजक का खोज कर दिया, एक कार्बनिक रंजक को प्रयोगशाला में प्रिपेयर किया। इसी की बात की जाती है कि 1856 ईस्वी में विलियम पर्किन ने संयोग से जस्ट एन एक्सीडेंट प्रथम कार्बनिक रंजक का निर्माण किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं, हम कहते हैं कि विलियम पर्किंस क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनिक डाई बाय जस्ट एन एक्सीडेंट मीन्स गलती से, मीन्स एक्सीडेंटली, एक संजोग से कहिए, हम बोल सकते हैं इसको संजोग से, कि जो विलियम पर्किंस थे उन्होंने लैबोरेटरीज में एक ऑर्गेनिक डाई, एक कार्बनिक रंजक का जो है निर्माण किया विलियम पर्किंस ने। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आप सभी को समझ में आई होगी चीजें। अब आगे आते हैं मेन जो पॉइंट्स होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मेन बातें जो अभी तक हम लोगों ने नहीं कर रखी थी, जिनकी हम बात करने वाले हैं, वो हमारी मेन बात जो स्टूडेंट्स वो कौन सी है मेन बातें, इसकी बात हम करें उत्पत्ति। ये वही उत्पत्ति है, ये वही हम लोग बात करते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं, मीन्स उत्पत्ति, कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, मीन्स जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जेनेसिस ऑफ कार्बनिक यौगिक की हम बात करें, जेनेसिस ऑफ, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वही बात करते हैं हम लोग आंग्ल भाषा में कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप सीबीएसई हो, बीएसईबी हो, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड्स से आप हैं, जो बोर्ड आपके एनसीईआरटी के मानक को फॉलो करता है, मीन्स एनसीईआरटी का जो पैटर्न है अगर उसको फुलफिल करता है, उसको फॉलो करता है, देन ये क्लासेस आपके लिए खास होने वाली है। ये जो ऑर्गेनिक की क्लासेस है एकदम खास होने वाली, इसलिए ये सारी चीजें आप देखते रहें और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें। उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो चीजें हैं ये शेयर की जा रही हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आंग्ल भाषा में कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक शब्द जो है, जो शब्द ऑर्गेनिक है, इसका अर्थ जैव होता है। इसका मतलब हुआ कि शुरू में अगर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे तो जीवित प्राणियों से प्राप्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता है। मतलब ये हुआ, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जैव कहलाते हैं, मतलब जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से आते हैं, इसकी वजह से उन्हें जैव पदार्थ कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग बात करते हैं कि कार्बनिक रसायन जो है रसायन शास्त्र की एक वह विभाग है, वह क्षेत्र है, वह शाखा है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, किंतु स्वयं कार्बन का अध्ययन हम नहीं करते हैं, कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करते हैं, बाइकार्बोनेट का अध्ययन नहीं करते हैं, धातु के साइनेट का अध्ययन नहीं करते हैं, इत्यादि इन सब का अध्ययन हम नहीं करते हैं। मतलब कार्बनिक रसायन की शाखा में कार्बन खुद जो है उसकी बात हम नहीं करते हैं। ये बात तो वही हो गई स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हम जिस दूल्हे के लिए, जिस व्यक्ति के लिए हम लोगों ने तैयार होकर के बाराती बन के हम जिसके लिए जा रहे हैं और वही नहीं जाए तो बात तो बड़ी ऑड हो जाएगी ना। सेम यही बात ऑड आपके सामने है कि आपकी जो कार्बनिक यौगिकों की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें जिसका डेफिनेशन ही है कार्बन रिलेटेड, मीन्स कार्बन के ऊपर डिपेंड है, जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड की स्टडी कराता है और उसमें कार्बन खुद जो है उसका स्टडी नहीं किया जाता है। ये बड़ी बात अजीब बात लगी ना, ऑड फील होने वाली बात लगी, राइट ना। फिर भी आपको क्लेरिफाई कर दिया जाए कि कार्बन जो है, कार्बन की स्टडी खुद क्यों नहीं की जाती है। जब कार्बन स्वतंत्र अवस्था में होगा, जब कार्बन मुक्त अवस्था में होगा, तो अपने मतलब तात्विक अवस्था में होगा, जब अपने तत्व के रूप में होगा तो कार्बन का स्टडी नहीं किया जाता है,
क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली बोल रखा है, पहले से साफ साफ बता रखा है कि ये जो कार्बनिक रसायन है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन के यौगिकों की बात करेंगे। भाई सिर्फ कार्बन की बात कहाँ होने वाली है, मतलब ये कि किसी विशेष की बात नहीं करेंगे हम पूरे उनकी जो संगठित, जो उनकी पूरी जो कंप्लीट सीरीज है, कंप्लीट जो उनके समूह हैं, हम उनकी बात करते हैं, सिर्फ कार्बन की बात यहाँ नहीं करते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखें और समझते चलेंगे। हम लोगों ने बोला है कि कार्बन, कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स इत्यादि जो भी हैं, इन सबको अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये सारे के सारे हमारे अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किए जाते हैं। इसका मतलब कि इन्हें अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। सो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे, जो हमारे कुछ साथी, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स, जो हमारे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। तो बाबू एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर हम सारी भाषा पढ़ लिए, ग्रीक पढ़ लिए, मिस्र पढ़ लिए, फिर हम लोग सर लैटिन पढ़ लिए, लेकिन सर ये आंग्ल भाषा क्या है? तो बाबू यही तो मेन ट्विस्ट है, यही तो केमिस्ट्री है। यहाँ चीजें होती कुछ और है और आपको समझ में आती कुछ और है। मीन्स ये जो आंग्ल भाषा है, ये कोई ऐसी वैसी भाषा नहीं है, आपकी वही इंग्लिश लैंग्वेज है। बोला जाता है कि इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अंग्रेजी में, अंग्रेजी को उसको आंग्ल भाषा में कहा जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका जो हम लोग बोलते हैं मीनिंग, जो इसका जो अर्थ होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जिस वर्ड की हम बात करते हैं, द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक। इसका मतलब जो आपका ऑर्गेनिक जो है वर्ड, ये ऑर्गेनिक इसका मीनिंग ही होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक्स ही होते हैं। इनकी हम बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इनिशियली द केमिकल compounds obtained from living beings were called organic substances। मीन्स हम लोग बात वही किए अभी जस्ट, कि जो आपकी जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। मतलब ये साफ साफ क्लेरिफाई हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। और इनकी जो ऑब्टेंडिंग होती है, जो ये ऑब्टेंड होते हैं, जो इनका सोर्स होता है, वो लिविंग बीइंग्स होता है। जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बोटानिकल की बात की थी, बोटानिकल और एनिमल की बात की थी, कि अगर आप किसी कार्बनिक, किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करोगे, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करोगे, तो उसका सोर्स जो होगा बोटानिकल और आपका एनिमल से होगा। मीन्स ये दोनों वहीं से ऑब्टेंड होंगे। और ये बोटानिकल और ये जो एनिमल की हम बात करेंगे, ये एक लिविंग बींग्स में आते हैं, इसीलिए कहा जाता है ऐसी बातें। अब हम लोग बात कर सकते हैं बाबू कि जो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, जिसकी बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पे ये चीजें रिपीट होंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। बट the studies of carbon itself, carbonates, bicarbonates, metal cyanide, etc. still done in organic chemistry। मीन्स हम लोग बात करते हैं कि कार्बन खुद, कार्बन के जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, साइनेट्स होते हैं, इन सब का स्टडी जो है आपके इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट organic substances, they all are inorganic substances। That's why we study all these compounds, all these substances in inorganic chemistry। just we say just carbon itself means कार्बन खुद है, कार्बोनेट्स की हम बात कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स की बात कर सकते हैं, मेटल साइनेट्स की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा etc। ये सभी के सभी हमारे वही होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, राइट। अब जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बाबू, उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी।
हम यहाँ ये बातें करते हैं कि जो हम लोग यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके कार्बनिक जो हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी हैं जिनके नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं। धातु के कार्बोनेट होते हैं, धातु के बाइकार्बोनेट हैं। ये सभी को छोड़ करके कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक यौगिकों में किया जाता है, कार्बनिक रसायन में किया जाता है। मतलब कि धातु के कार्बोनेट, धातु के साइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके पहले हम जिन जिन यौगिकों की बात किए, ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक नहीं है। इन सभी का अध्ययन कार्बनिक यौगिकों में नहीं किया जाता है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप फटाफट सबसे पहले मुझे एक कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि नहीं आपको सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स है, उसकी आपकी जो सॉल्यूशन है फटाफट आपको आपके मोबाइल फोन में उपाध्याय सर के द्वारा मिल जाएगी, बता दी जाएगी। राइट, चलिए आप अगली हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, जो हमारे ये हैं, हम लोग यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कि therefore all the compounds of carbon except carbon monoxide, carbon dioxides, carbonates and bicarbonates of metals etc. मतलब ये हुआ कि जो आपके कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स, इन सब को छोड़कर जो अन्य जितने भी मीन्स जितने भी अदर कंपाउंड्स होंगे, ये सारे के सारे आपके अदर कंपाउंड्स जो भी हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक होंगे। लेकिन जिनकी हम बात किए ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका स्टडी नहीं होता है। इनकी स्टडी जो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो हम लोगों के सामने बताई गई, जो एक कल्पना थी, जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, मीन्स एक स्वीडन के रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था बर्जीलियस। स्टूडेंट्स ये बातें हम लोग समझेंगे क्योंकि हम सभी जितने जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी जो हैं किसी न किसी चीज़ों में आस्था रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी चीज़ों दैविक शक्ति में सभी को जो भी स्टूडेंट्स होते हैं इनको अपने ऊपर और उनके ऊपर एक बिलीफ होना चाहिए। मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं सेम वही बिलीफ जो है हमारे एक साइंटिस्ट बर्जीलियस के पास भी वही था। बर्जीलियस ने यह कल्पना किया था, बर्जीलियस ने यह बताया था, बर्जीलियस ने यह कल्पना की थी कि जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक पदार्थ एक महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं। मतलब बर्जीलियस के कहने का अर्थ ये था कि हम सभी जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और जब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को किसने बनाया, इन सब की जिम्मेदारी मीन्स पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रचना किसने की, सृष्टि किसने की, तो बाई नेचुरल मीन्स हम लोग बोलेंगे बाई प्रकृति। तो हम लोग जब ये बातें हुई, इसी की वजह से बर्जीलियस ने कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनकी एक कल्पना थी कि ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक जो हैं एक दैविक शक्ति के प्रभाव से बनते हैं, एक दैविक शक्ति, एक महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं, और उस शक्ति के बिना प्रयोगशाला में, लैबोरेटरीज में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हो, आप कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हो। ऐसी परिकल्पना की थी आपके बर्जीलियस ने, लेकिन जिसके वजह से उनको काफी सराहना मिली और उन्होंने अपनी इस परिकल्पना को एक सिद्धांत का नाम दिया, जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम लोग विटल फोर्स थियरी के नाम से जानते हैं। मतलब इन शॉर्ट एक शब्द में कही जाए तो बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में एक अपनी परिकल्पना को व्यक्त किया। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक जो हैं आपके किसी न किसी एक महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं, क्योंकि ये सभी कार्बनिक यौगिक जो हैं एक लिविंग थिंग्स से मीन्स जैव से प्राप्त होते हैं, और जैव की सृष्टि जो है एक महान शक्ति के द्वारा की गई थी। इसी की वजह से इन्होंने ऐसी बातें कही, और इसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी कार्बनिक यौगिकें हैं, इन कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं,
परंतु स्टूडेंट्स ये बातें आगे चल करके असत्य साबित हुई, इनको गलत साबित किया गया और जो इनकी थेसिस थी